वर्ष 2025 के पहले 2 महीनों में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। Please raise your right hand and repeat after me. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। Arvind Kejriwal has lost the election. Today, he not only lost Delhi. What a fall from political grace. पार्टी तो चुनाव हारी ही, केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं जीत सके। उनकी तरह ही उनके कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य भी चुनाव हार गए। लगभग 11 वर्षों तक सत्ता में रहकर उन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया वो अलग बहस का विषय है, पर हम आज जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है भारत में टूलकिट राजनीति का उदय। इसके साथ ही हम इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या अरब देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए हुए अरब स्प्रिंग की तर्ज पर भारत में भी कुछ हो चुका है। इस सवाल पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद से USAID को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। The USAID is really corrupt. It's corrupt. It's incompetent and it's really corrupt. इन्हीं खुलासों से ये बात निकल कर आई है कि अमेरिकी सरकार के इस विभाग यानी USAID का सहारा लेकर जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के लोगों ने आर्थिक राहत और सहायता के नाम पर कई देशों में न केवल सत्ता परिवर्तन के लिए ऑपरेशन किए बल्कि कहीं कहीं आतंकी गतिविधियों के लिए भी धन मुहैया करवाया। What's it like to have a lot of money? It gives you a degree of freedom. And it also gives you a degree of power. Soros is one of the richest men in the world. He would be blamed for the financial collapses in Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan and Russia. इन खुलासों के कारण भारत में भी राजनीतिक हलकों में उथल-पुथल दिखाई दी। तमाम बहस USAID और उसके भारत में इसके लाभार्थियों के इर्द गिर्द रही। सोरेस कौन है सर? George Soros और राहुल गांधी. The relationship between George Soros, Old, rich, opinionated person. अभी तक जो जानकारियां सार्वजनिक हुई हैं, अगर उनकी विवेचना की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी में भारत में भी ऐसी कई संदिग्ध गतिविधियां हुई जिन्हें भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप कहा जा सकता है। इसके साथ ही इस बात के भी सबूत दिखाई दे रहे हैं कि ये गतिविधियां जब हो रही थी उस समय इन्हें लेकर भारत में राजनीतिक जागरूकता न के बराबर थी। तो हम इन घटनाओं को 21वीं सदी के शुरुआती भारत के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ऑफिस भारत में पहली बार 1999 में खोला गया। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय लोकतंत्र और मोदी सरकार के बारे में सोरोस के विचार जग जाहिर हुए हैं। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. लेकिन 1999 में उनके और उनके तौर तरीकों के बारे में भारत में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं थी। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो ये है कि उन दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया पर कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का वर्चस्व था। मेरी जोहरा जमी तुझे मालूम नहीं। Now you don't know that much about Hindi cinema. I do. बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल नहीं हुआ था। थोड़ा सा दुकानें जली हैं जैसे टिम्बर मार्केट। एक छोटा मोटा घटना घटा। हाँ। तो वो एक बाजार बंद था, वहां से वो खड़ी रही है। ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? We'll ask General Musharraf what does he really think of our president, Dr. Manmohan Singh. Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development, my agenda is about water scarcity, my agenda is not about communal politics, I am sorry about 2002. जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना,
वो आप तय करें। उन दिनों देश में नया शुरू हुआ टीवी न्यूज मीडिया भी कांग्रेसी कब्जे में ही था। वैसे भी तत्कालीन भारत में कोई अमेरिकी बिजनेसमैन राजनीतिक चर्चा का विषय हो भी नहीं सकता था। तब अधिकतर चर्चा 2-4 अमेरिकी इन्वेस्टर को लेकर होती थी। ऐसे इन्वेस्टर्स जो भारतीय स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट को लेकर समय समय पर अपने विचार रखते रहते थे। उन दिनों जॉर्ज सोरोस को भी अधिकतर भारतीय अमेरिकी इन्वेस्टर के तौर पर ही जानते थे। 1999 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ऑपरेशन के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना थी काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से चलकर दिल्ली जाने वाली इस फ्लाइट को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और एयरक्राफ्ट को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए बाद में कंधार ले गए। इसके अलावा जो घटना महत्वपूर्ण थी वो थी न्यूज वेबसाइट तहलका की लॉन्चिंग। न्यूज वेबसाइट तहलका का उदय नए तरह की आक्रामक पत्रकारिता करने के दावे के साथ हुआ। तहलका ने स्टिंग ऑपरेशन के सहारे खोजी पत्रकारिता की शुरुआत की। तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने तब की प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक से निकलकर तहलका लॉन्च किया। उनका दावा था कि वे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भारत में पत्रकारिता को पुनः परिभाषित करेंगे। 2006 में अनिरुद्ध बहल ने एक पत्रिका के साथ इसके बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्हें एक इन्वेस्टर मिला जो तहलका पर बहुत पैसे लगाने के लिए तैयार था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहल ने कॉर्पोरेट की आम बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टर विद डीप पॉकेट बताया। ये इन्वेस्टर विद डीप पॉकेट कौन था? इसका खुलासा तो तब नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये पता जरूर चलने लगा कि तहलका के सारे स्टिंग ऑपरेशन केंद्र की तत्कालीन वाजपेयी सरकार के विरुद्ध किए गए। यहाँ एक बात याद करने लायक है और वो ये कि वाजपेयी सरकार के तमाम कैबिनेट फैसलों में सबसे पहला फैसला मई 1998 में पोखरण में किया गया न्यूक्लियर टेस्ट था। तहलका ने वर्ष 2000 में एक स्टिंग जिसे उसने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम दिया। अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में पहला निशाना भारतीय सेना या कहें तो भारतीय डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को बनाया। यहाँ ये बात प्रासंगिक है कि 1999 में कारगिल युद्ध जीतने के बाद भी वाजपेयी सरकार भारतीय सेना के लिए हथियार, इक्विपमेंट्स और सुरक्षा उपकरणों की खरीद और सेना के काम करने के तरीकों में बदलाव की न केवल पक्षधर थी बल्कि उसने आने वाले समय में बड़े बदलावों की घोषणा भी कर दी थी। ऑपरेशन वेस्ट एंड के तहत एक फेक ब्रिटिश कंपनी वेस्ट एंड बनाई गई और भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को ये कहा गया कि ये कंपनी सेना को थर्मल कैमरा बेचना चाहती है। सौदे के लिए राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और सेना के अफसरों को घूस ऑफर किया गया। इसके लिए तहलका ने पैसे के अलावा वैश्याओं का भी सहारा लिया और इस प्रक्रिया में जो भी बातचीत हुई उसे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया गया। जब ये फुटेज सार्वजनिक हुए तब तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इस्तीफा दे दिया। To uphold the morale of the armed forces and to prevent further damage to our national defense, I have decided to resign from government. भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के ऊपर 50,000 रुपए लेने और समता पार्टी की अध्यक्षा जया जेटली पर 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। दोनों ने इस्तीफा दे दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन के सार्वजनिक होने के बाद ममता बनर्जी ने एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। We cannot compromise with the security of our country and especially the prestige of the country. It is a government of the people, by the people, for the people. And that's why the message should go to the people that government is very firm and government has to be neat and clean. इसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां बनी उन्हें देखकर लगा कि वाजपेयी सरकार गिर जाएगी। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस इन आरोपों से बरी हुए और उन्हें फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके पद पर नियुक्त कर दिया गया। सेना के एक अफसर मेजर जनरल अहलूवालिया को वर्ष 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट से तमाम आरोपों से बरी करते हुए तहलका के चीफ तरुण तेजपाल से कोर्ट ने मेजर जनरल अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया। बाद में वर्ष 2002 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर एक बार फिर आरोप लगाए गए। इस बार इन आरोपों को कॉफिन स्कैम का नाम दिया गया। आरोप था कि कारगिल युद्ध के समय सैनिकों के मृतदेह को उनके घर भेजने के लिए अमेरिका से जो कॉफिन खरीदे गए उन्हें अधिक दाम में खरीदा गया। इन आरोपों का इस्तेमाल 2004 के लोकसभा चुनाव में खूब किया गया। ये बात और है कि जांच करने वाली सीबीआई टीम 2009 में दाखिल अपनी चार्जशीट में इन आरोपों के पक्ष में अदालत में कोई सबूत
नहीं दे सकी। बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। पर इन आरोपों को लेकर न केवल जॉर्ज फर्नांडिस बल्कि वाजपेयी सरकार के अन्य मंत्रियों और नेताओं को कफन चोर कहा गया और चुनाव में राजनीति के लिए इन आरोपों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और नेहरू गांधी परिवार के बीच की राजनीतिक दुश्मनी कोई नई बात नहीं थी। पूरे देश ने इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज की हथकड़ी में वो तस्वीर देखी है जब उन्हें कथित बड़ौदा डायनामाइट कांड में गिरफ्तार किया गया था। फर्नांडिस के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को गिराने के लिए बड़ौदा डायनामाइट कांड किया था। बाद में 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने अदालत में ये केस वापस ले लिया था। ऐसे में वाजपेयी सरकार के दौरान रक्षा मंत्री रहते हुए फर्नांडिस के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वे आश्चर्यचकित करने वाले नहीं थे। वाजपेयी सरकार के समय दो और घटनाएं हुई जिनका जिक्र करना यहाँ आवश्यक है। पहली घटना थी दिसंबर 2001 में संसद पर हुआ हमला और दूसरी घटना थी मार्च 2002 में हुए गुजरात दंगे। गुजरात में हुए दंगे गोधरा में 59 हिंदुओं के नरसंहार की प्रतिक्रिया में हुए थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में कार सेवा करके साबरमती एक्सप्रेस से लौटने वाले 59 हिंदुओं को गोधरा स्टेशन पर जला दिया गया था। गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले। ये कहा गया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर दंगे रोकने के लिए सेना के समय पर मदद नहीं ली। हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। ये बात और है कि अगर हम तब की मीडिया रिपोर्ट देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि ये आरोप जानबूझकर किसी साजिश के तहत लगाए गए थे। ये घटनाएं देखने में अलग अलग और असंबद्ध भले जान पड़ती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और इनकी संपूर्ण विवेचना की जाए तो ये घटनाएं असंबद्ध दिखाई नहीं देती। गुजरात दंगों के बाद अचानक देश में एनजीओ की बाढ़ आ गई। Non-profit organizations, but not all of them really work for non-profit. Gujarat remains my reference point for a moral law. When he was asked why are you not even setting up relief camps, he replied, I think one of the worst hate statements that I've heard from any head of government, and that was, I'm not setting up relief camps because I don't want to set up baby producing factories. Of course we want to win. But winning in a bourgeois election cannot be the primary goal. एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया। इन एनजीओ को चलाने वालों में प्रमुख थे तीस्ता सीतलवाड़, हर्ष मंदर और मुकुल सिन्हा। इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया, एक्टिविस्ट और वकीलों के एक बड़े इकोसिस्टम से जरूरी सहायता मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव गढ़ा गया जिसके तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस काम के लिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की तथाकथित लड़ाई के लिए विदेश से भारी फंडिंग ली गई। बाद में तीस्ता सीतलवाड़ को इस फंडिंग से मिले पैसों को अपने निजी फायदे के लिए खर्च करने का दोषी पाया गया। उनके ऊपर कांग्रेसी नेता और सोनिया गांधी के विश्वस्त और करीबी अहमद पटेल से पैसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के आरोप भी लगे। For the first time in the history of independent India, a sitting chief minister, Narendra Modi, has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूँ भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। इसके अलावा तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर गुजरात दंगों में हुए मुकदमों में गवाहों को प्रभावित करने और झूठे सबूत बनाने के आरोप भी लगे।
I don't think you can understand what is happening in India today until you understand what happened in Gujarat over 12 years. What was the Gujarat model? हर्ष मंदर एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं और 1984 से ही कांग्रेस इकोसिस्टम के करीबी रहे हैं। आज ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे उन्हें लंबे समय से जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं की फंडिंग मिलती रही है, पर इस फंडिंग को लेकर जानकारी पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। मंदर के अलावा तीसरे प्रमुख किरदार मुकुल सिन्हा थे। सिन्हा पेशे से वकील थे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते थे। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को जलाकर मारने की घटना की जांच के लिए बने मेहता नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं का यह नरसंहार किसी साजिश का नतीजा नहीं था और इसके पीछे दूसरे कारण थे। ये थ्योरी पहली बार मुकुल सिन्हा ने ही फ्लोट की थी। ये सभी घटनाएं लंबे समय तक चलने वाली पहली नॉन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए और इन सभी घटनाओं का राजनीतिकरण करके वाजपेयी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। IC-814 की हाईजैकिंग, तथाकथित कॉफिन स्कैम, तहलका स्टिंग ऑपरेशन, संसद पर हुआ अटैक और गुजरात दंगे, इन सब का इस्तेमाल लंबे समय तक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। सवाल यह है कि यह संयोग था या प्रयोग। इन घटनाओं के अलावा 21वीं सदी के शुरुआत में एक और घटना हुई और वो थी अरविंद केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन की शुरुआत। परिवर्तन किसी एक्ट के तहत पंजीकृत एनजीओ नहीं था। शुरुआती दिनों में इसे केजरीवाल की जान पहचान के लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत डोनेशन से चलाया जा रहा था। मनीष सिसोदिया परिवर्तन के दिनों से ही अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। दोनों मिलकर इसका कामधाम देखते थे। ये लोग परिवर्तन में किए जाने वाले कामकाज को जन आंदोलन कहा करते थे। ये उन दिनों की बात है जब अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर थे और आयकर विभाग अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। आयकर विभाग में काम करते हुए केजरीवाल अपने एनजीओ का कामकाज भी देखते थे। आज सोचे तो लगता है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए एक अफसर कैसे एनजीओ चला रहा था। एक ही समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवर्तन दोनों का काम एक साथ करते हुए केजरीवाल ने अपने ही डिपार्टमेंट में घूस के खिलाफ एक अभियान खड़ा किया। परिवर्तन के शुरुआती कामकाज में केजरीवाल ने पारदर्शिता को लेकर आंदोलन छेड़ा और इसके लिए उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट को चुना। कालांतर में दिल्ली सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया। केजरीवाल ने इसी कानून का सहारा लेकर दिल्ली सरकार के कई विभागों में चल रहे कई प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए RTI एक्ट का सहारा लिया। 2003 की एक रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन ने दिल्ली की सुंदर नगरी में झुग्गी झोपड़ी बसाने के लिए चल रही लगभग 64 योजनाओं में 70 लाख रुपए की धांधली उजागर की थी। इस खुलासे का परिणाम क्या हुआ, इसे लेकर अधिक जानकारी सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध नहीं थी। बाद में वर्ष 2005 में परिवर्तन में काम कर रहे लोगों ने कबीर नामक एनजीओ की स्थापना की। ये एनजीओ पंजीकृत था और इसे एक औपचारिक एनजीओ बनाया गया। कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से काफी फंड मिला। बाद में कबीर में काम करते हुए केजरीवाल ने अपने विभाग से पढ़ाई करने के नाम पर वर्षों की छुट्टी ली और एनजीओ के लिए आंदोलन खड़ा किया। 2006 में देश की तथाकथित सेवा के लिए केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार मिला। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना CIA की दो करीबी एजेंसी फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर की गई थी। कहा जा सकता है कि मैग्सेसे अपने समय के जेलेंस्की थे, जिन्हें अमेरिकी एजेंसियों ने एशिया में अमेरिका का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए खड़ा किया था। शीत युद्ध के समय एशिया में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे थे। अमेरिका किसी भी तरह से फिलीपींस में वामपंथियों को सत्ता से दूर रखना चाहता था और इसी प्रयास में उसने रैमन मैग्सेसे को फिलीपींस की सत्ता में आने के लिए मदद की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की योजना इस कदर ठोस थी कि मैग्सेसे की छवि को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर मैग्सेसे को 1951 का चुनाव हरवाया था। बाद में 1953 में हुए चुनाव में मैग्सेसे विजयी हुए और अपनी मृत्यु होने तक वे फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि मैग्सेसे की मृत्यु 1957 में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। CIA की कोशिशों का परिणाम था कि मैग्सेसे की छवि एक साफ सुथरे नेता की थी और उन्हें जननायक का दर्जा प्राप्त था। एक ऐसा जननायक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके बना था। मैग्सेसे को स्थापित करने के अमेरिकी प्रयास के कारण मैग्सेसे में हमें केजरीवाल के दर्शन हो सकते हैं और केजरीवाल में मैग्सेसे के। केजरीवाल ने पढ़ाई के नाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो छुट्टी ली थी उसे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रशासन में पारदर्शिता के पक्ष में तथाकथित लड़ाई करते हुए गुजारा।
इसी दौरान केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तत्कालीन यूपीए सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट पास करवाया और इस एक्ट को पास करवाने का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को मिला। इसके साथ ही केजरीवाल और उनके साथी राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारी के रूप में उभरे। कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी कि एक सरकारी अफसर नौकरी में रहते हुए अपने डिपार्टमेंट का काम न करके जनसेवा कर रहा था और वो भी बिना नौकरी से त्यागपत्र दिए। कहते हैं अरविंद केजरीवाल का ट्रांसफर कभी दिल्ली से बाहर नहीं हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि केजरीवाल का ट्रांसफर न हो ये सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक और तो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के नाम पर आरटीआई एक्ट पास कर रही थी और दूसरी ओर उसी सरकार के तमाम विभागों में भ्रष्टाचार और स्कैम हो रहे थे। यूपीए फर्स्ट के दौरान हुए इन स्कैम का खुलासा यूपीए 2 के दौरान हुआ। जो भी स्कैम हुए उनका असर सीधा कांग्रेस पार्टी की छवि पर पड़ा। आखिर कांग्रेस केवल सत्ताधारी पार्टी नहीं थी बल्कि उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी सुपर कैबिनेट कही जाने वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जरिए सरकार चला रही थी। एनएससी को ऐसे लोग चला रहे थे जो जॉर्ज सोरोस या उनके इकोसिस्टम के करीबी रहे हैं। इनमें हर्ष मंदर प्रमुख थे। उनके अलावा अरुणा रॉय थी जिन्हें अरविंद केजरीवाल के मेंटर के तौर पर जाना जाता है। दरअसल एनएससी में ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनके ऊपर बार बार देश के विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगता रहा था। ये वो समय था जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक एमओयू साइन हुआ। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि देश के विकास कार्यों में बाधा डालने वाले लोग सरकार के सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल में बड़े पदों पर बैठ सरकार के साथ आराम से रहते थे। यूपीए 1 के दौरान हुए स्कैम जब यूपीए 2 के दौरान एक एक करके बाहर आने लगे तो देश में तत्कालीन सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मिस्टर क्लीन बनाकर पेश नहीं किया जा सका। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी की छवि भी तब किसी एक सांचे में ढलने लायक नहीं बनी थी। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चलने के कारण उनके लिए समस्या ये थी कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नेता के तौर पर पेश करना लगभग असंभव था। इतने बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में पनप रहे आक्रोश के बीच ही एक घटना और हुई। दिल्ली में निर्भया के बलात्कार जैसी आपराधिक घटना हुई जिसने भ्रष्टाचार से परेशान देशवासियों के मन में सरकार के खिलाफ बने माहौल को और अधिक बढ़ा दिया। इसी परिस्थिति को भुनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई। केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का आंदोलन पहले ही खड़ा कर रखा था। अपने लिए थोड़ी विश्वसनीयता जुटाने की कवायद में उन्होंने अन्ना हजारे को साथ रख लिया था। अन्ना हजारे अपने पोशाक और छवि के कारण अपनी गांधीवादी होने की छवि पहले से ही बना चुके थे। देश में फैले माहौल ने इस छवि को और मजबूत बना दिया था। ये घटनाएं वर्ष 2011 से 2013 के बीच घटी। पर हम कुछ वर्ष पीछे चलते हैं जब 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूपीए एक बार फिर सत्ता में आया। 16 मई के दिन चुनाव के नतीजे आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के शपथ के लिए 22 मई का दिन तय किया था। अब इसे संयोग कहा जाए कि 26 मई के दिन शशि थरूर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अपने पुराने मित्र जॉर्ज सोरोस से मुलाकात की है। चूंकि थरूर उस समय दिल्ली में ही थे और इन्हें 2 दिन बाद मंत्री पद की शपथ लेनी थी, इसलिए ये बात साबित हुई कि उन्होंने सोरोस से दिल्ली में मुलाकात की है। यदि हम 29 मई 2009 की मीडिया रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि उस दिन जॉर्ज सोरोस चंडीगढ़ पहुंचे थे ताकि अपने पुराने मित्र फौरी नेहरू से मुलाकात कर सके। फौरी नेहरू का जन्म एक यहूदी परिवार में बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। संयोग ये है कि जॉर्ज सोरोस का जन्म भी हंगरी में हुआ था और वो भी यहूदी हैं। दोनों की पुरानी मित्रता थी और दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दिनों से मित्र थे। इन्हीं फौरी नेहरू की शादी इंदिरा गांधी के कजिन बीके नेहरू से हुई थी। परिस्थितियों को देखते हुए ये मानना आसान नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस अमेरिका से चलकर केवल फौरी नेहरू से मिलने भारत आए होंगे। इसके साथ ही एक और दिलचस्प घटना का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है। Pleasure to introduce to you the Secretary General of Amnesty International, Salil Shetty. 2010 में सलिल शेट्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल बने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ज्वाइन करने से पहले शेट्टी संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम फेलोशिप प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य दुनिया भर के तमाम देशों में मीडिया और सिविल सोसाइटी की नेटवर्किंग करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का था जो अलग अलग मूवमेंट चला सके। आस्क योर गवर्नमेंट एक ऐसा ही मूवमेंट था जिसके तहत 100 एनजीओ ने मिलकर लगभग 80 देशों के बजट डॉक्यूमेंट से सूचना लेने के लिए काम किया
औपचारिक तौर पर देखा जाए तो आस्क योर गवर्नमेंट का उद्देश्य तमाम देशों के नागरिकों के बीच उनकी सरकारों द्वारा किए जाने वाले सरकारी खर्च को लेकर अवेयरनेस प्रमोट करना था। पर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य इन देशों के नागरिकों के मन में उनकी सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना था और इसका परिणाम भी दिखाई दिया जब 2010 के बाद तमाम देशों में सरकारों के खिलाफ आंदोलन खड़े किए गए। कई देशों में सरकारें बदल दी गई। इस प्रक्रिया को कलर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। कई देशों में इसे अरब स्प्रिंग कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि जिन देशों में सरकारें बदली गई वहां सलिल शेट्टी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सलिल शेट्टी ने इस दौरान 70 से अधिक देशों की यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य ये था कि जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें तथाकथित तौर पर लोकतंत्र की रक्षा की जा सके और जिनमें लोकतंत्र नहीं था वहां लोकतंत्र की। अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन की सहायता से लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, यमन, सीरिया और बहरीन जैसे देशों में सरकारें बदल दी गई। वहां सत्ताधारी नेताओं को सत्ता से बाहर करवा दिया गया। मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और सूडान जैसे देशों में बड़े प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट का परिणाम ये हुआ कि सीरिया और इराक जैसे देशों में ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ। इसके अलावा मिस्र यानी इजिप्ट में हिंसक आंदोलन के बाद सरकार बदली और लीबिया में भी गद्दाफी के शासन को हटा दिया गया। कई देशों में सिविल वॉर शुरू हो गया। इन देशों में रिजीम चेंज ऑपरेशन में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ये वो समय था जब ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार एशिया में शुरू ही हुआ था। UN मिलेनियम प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में सलिल शेट्टी ने जो सूचना इकट्ठा की, जाहिर है कि उनका इस्तेमाल कई देशों में न केवल रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए किया गया बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑपरेशन को एशिया और अफ्रीका में एक्सपैंड करने के लिए भी किया गया। अरब स्प्रिंग या कलर रेवोल्यूशन के नाम पर जो भी हुआ, क्या ऐसा कुछ करने का प्रयास भारत में भी हुआ? आइए अब इस सवाल की विवेचना करते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर तो एक आम भारतीय नागरिक को लगेगा कि ऐसा प्रयास भारत में भला क्यों किया जाएगा। भारत तो पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा और स्थापित लोकतंत्र है। यही कारण है कि हमने इस विषय में सोचा ही नहीं और न ही अरब स्प्रिंग जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन को भारत के संदर्भ में रखकर देख सके। लेकिन उस समय की परिस्थितियां बताती हैं कि ऐसा प्रयास भारत में भी किया गया और इसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का इस्तेमाल किया गया। एक सवाल और पैदा होता है, UPA 1 के दौरान जो भ्रष्टाचार और स्कैम हुए, क्या उनका इस्तेमाल केजरीवाल एंड गैंग को भारतीय राजनीति में स्थापित करने के लिए किया गया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब ये है कि केजरीवाल को जैसे ही भ्रष्टाचार विरोधी एक्टिविस्ट और उनके ग्रुप को सिविल सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया, उन्होंने समाज सेवा छोड़कर राजनेता बनने में देरी नहीं लगाई। समाज सेवा छोड़ते हुए और परिवर्तन का ऑपरेशन बंद करते हुए उन्होंने जो कारण बताए वो दिलचस्प था। उनका कहना था कि परिवर्तन के आंदोलन चलकर उन्होंने जिन विभागों में भ्रष्टाचार के केस उजागर कर उन पर कार्रवाई करवाई थी, उसके परिणाम स्थायी नहीं थे और उन विभागों में भ्रष्टाचार फिर से वैसे ही पनपने लगा था। खैर, राजनेता बनकर और आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल एंड गैंग ने जो पहली सफलता पाई थी वो थी चुनाव जीतकर शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को हटाना। लेकिन मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, उसे देखते हुए ये साफ हो गया कि उनकी दिलचस्पी दिल्ली में सरकार चलाने में बिल्कुल नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने और सरकार बनाने के बाद भी इनका आचरण एक एक्टिविस्ट का रहा। उन्होंने जैसी जैसी कलाएं दिखाई, उन्हें देखकर लगा कि उनकी दिलचस्पी दिल्ली सरकार चलाने में नहीं थी और वे खुद को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना चाहते थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर उनके ग्रुप ने राजनीति शुरू की, लेकिन बड़ी जल्दी ये पूरा ग्रुप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। कारण था देश भर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। ये ऐसा राजनीतिक कदम था जिसे देखकर यही लगता है कि ऐसा करना एक सोची समझी नीति का परिणाम था। खैर, केजरीवाल और उनकी पार्टी को 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सफलता नहीं मिली। यही कारण था कि वे दिल्ली की राजनीति में 2015 में वापस चले गए। उन्होंने 10 वर्ष वहां राज किया, खुद को दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली का मालिक डिक्लेयर कर दिया। अब 2025 के चुनाव में वे दिल्ली की सत्ता से निकाल दिए गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा शायद 2014 के केजरीवाल मूवमेंट को दोहराना चाहते हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी ने इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की। सलिल शेट्टी और सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेट्टी तथाकथित किसान आंदोलन और उसके पहले CAA के खिलाफ हुए आंदोलन में भी दिखाई दिए थे।
सलिल शेट्टी का न केवल राहुल गांधी के साथ बल्कि तमाम और आंदोलनों में दिखना महज संयोग नहीं है। पिछले लगभग 15 वर्षों में देश में जियोपॉलिटिक्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। शायद यही कारण है कि आज देश में की जाने वाली रेजिम चेंज की कोशिश न केवल दिखाई देती है बल्कि जल्द ही पहचान ली जाती है। कांग्रेसी इकोसिस्टम की कुंठा का परिणाम ये हुआ कि अब लोग खुलकर देश के खिलाफ काम करते हुए दिखाई देते हैं। पहले क्या हो चुका है वो अब पता चल रहा है, क्योंकि देश में इसके लिए एक नैरेटिव साफ दिखाई देता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद यूएसएआईडी को लेकर जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जैसे खुलासे सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि रेजिम चेंज ऑपरेशन हुए हैं और एक से अधिक बार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने का प्रयास किया जा चुका है। पिछले वर्ष बांग्लादेश में जो हुआ उसे देखते हुए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कोई घटना अनायास नहीं होती।